स्टाइलिंग ऑफ HTML एलिमेंट्स ऑन वेब पेज। तो किससे रिलेटेड है आपका? प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग से। किसकी? HTML एलिमेंट्स की। यूनिट 1 में हम HTML पढ़ के आए हैं। HTML में हम क्या करते हैं? वेब पेज पे जो भी कंटेंट दिखना है उस कंटेंट को आपका डिस्क्राइब करती है HTML, उसको बताती है कि वेब पेज पे क्या दिखाना है। लेकिन कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या करती हैं? ये आपका उस कंटेंट को स्टाइल करती हैं, ये बताती हैं कि कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट करना है। क्योंकि वेबसाइट या वेब पेजेस पे कंटेंट को दिखा देना भर आपका सफिशिएंट नहीं है, आपको उस कंटेंट को दिखाना भी बहुत अच्छी तरह से होता है, जिससे कि यूजर आपके कंटेंट को देख के प्लीज हो, खुश हो, ठीक है, और आपकी वेबसाइट को आगे भी देखना चाहे और वेब पेजेस को एक्सप्लोर करना चाहे। सो अपीयरेंस भी आपका वेब पेजेस पे बहुत मैटर करती है। तो CSS भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है HTML के साथ साथ। HTML कंटेंट बताएगी क्या दिखाना है, और कैस्केडिंग स्टाइल शीट उसको स्टाइल करेगी, उसको प्रेजेंट करेगी इस तरीके से कि देखने वाले को अच्छा लगे, ठीक है। तो ये स्टाइलिंग से रिलेटेड लैंग्वेज है, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड लैंग्वेज है। देखो इसकी जरूरत क्या है, अगर मैं एक रियल टाइम एग्जांपल से इसको रिलेट करूं, जैसे सपोज करो आप कहीं किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जाते हो, ठीक है, वहां पे गैदरिंग होगी, बहुत लोग आएंगे, तो हम लोग या आप जब भी उस पार्टी में जाओगे तो अपने आप को स्टाइल करते हो ना, हेयर स्टाइल बनाते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो। पर्पज क्या है? जिससे कि वहां जो लोग आए वो जब आपको देखें तो अच्छा आपका इफेक्ट पड़े, ठीक है। तो जैसे हम लोग अपने आप को स्टाइल करते हैं अपना इफेक्ट अच्छा डालने के लिए, अपना अपीयरेंस अच्छा दिखाने के लिए, उसी तरह से आपका HTML में बनाए गए वेब पेजेस को भी स्टाइल करना पड़ता है, जिससे कि वो भी दिखें अच्छा, ठीक है। अच्छा दिखेंगे तो लोग उसके कंटेंट को और एक्सप्लोर करना चाहेंगे, आपकी वेबसाइट पे रुकना चाहेंगे और चीज़ों को देखना चाहेंगे, ठीक है। तो इट डिस्क्राइब्स द अपीयरेंस, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन। कैसी चीज़ें दिखेंगी, कहाँ कौन सी चीज़ अरेंज होगी, कैसा प्रेजेंटेशन होगा कंटेंट का, उसको डिस्क्राइब करती है ये लैंग्वेज, ठीक है। डिस्क्राइब्स हाउ इन्फॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड, हाउ इन्फॉर्मेशन इज टू बी डिस्प्लेड, नॉट व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें समझना होगा कि ये लैंग्वेज आपका बताती है कि क्या कंटेंट जो आप दिखा रहे हो उसको कैसे दिखाना है, ठीक है। क्या कंटेंट दिखाना है वो CSS डिस्क्राइब नहीं करती, वो काम HTML का है। तो व्हाट इज बीइंग डिस्प्लेड वो आपका बताएगी HTML, ठीक है, और कैसे दिखाना है वो बताएगी आपका ये CSS, ठीक है। सो इट सेपरेट्स प्रेजेंटेशन और स्टाइलिंग फ्रॉम कंटेंट that is defined by HTML, ठीक है। It can be embedded in HTML document or placed into a separate .css file. So ये आपका जो CSS का कोड है वो आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख सकते हो, और चाहो तो अलग से एक फाइल जो कि .css एक्सटेंशन के साथ बनाई जाएगी उसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। CSS में सेव अ लॉट ऑफ वर्क, इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। सो आप क्या करो, एक CSS फाइल के अंदर अपना पूरा स्टाइल डिफाइन कर दो कि मेरे जितने भी वेब पेजेस हैं आपके वेबसाइट के वो कैसे दिखेंगे, और हर वेब पेज के साथ उस एक सिंगल CSS फाइल को कनेक्ट कर दो, रिलेट कर दो। तो जो स्टाइल आपने वहाँ एक फाइल में डिस्क्राइब किया होगा उसके हिसाब से हर एक वेब पेज आपका स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। सो इससे आपका बहुत सारा काम आपका बच जाएगा, अलग अलग वेब पेज पे अलग अलग स्टाइलिंग करने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें, सो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको यूज करनी होती हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है सिलेक्टर। सिलेक्टर क्या होता है? पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, बिकॉज HTML में बहुत सारे टैग्स हैं जिससे आप बहुत सारी चीजें अपने वेब पेज पे दिखा सकते हो, ठीक है। सो कौन से HTML एलिमेंट पे स्टाइल अप्लाई करना है, उसको स्टाइल करना है, वो आपका बताएगा सेलेक्टर, ठीक है। सो सेलेक्टर वर्ड क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट सेलेक्ट्स दैट HTML एलिमेंट ऑन विच दिस पर्टिकुलर स्टाइल हैज टू बी अप्लाइड, जो आप दिखाओगे। इसके अंदर आपका एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होगा जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा डिक्लेरेशन होंगी, और हर एक डिक्लेरेशन दूसरे से सेमी कॉलन से सेपरेटेड होगी। ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड्स अ CSS प्रॉपर्टी नेम एंड अ वैल्यू। जिन डिक्लेरेशंस की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन डिक्लेरेशंस में आपको मिलेगा क्या? आपको एक CSS प्रॉपर्टी का नाम मिलेगा और उसकी एक वैल्यू मिलेगी, और उनके बीच में एक कोलन होगा जो वैल्यू और नेम को एक दूसरे से अलग करेगा, ठीक है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशंस आर सेपरेटेड विद सेमीकोलन, क्योंकि एक से ज्यादा डिक्लेरेशन हो सकती है तो एक डिक्लेरेशन दूसरे से सेमीकोलन से सेपरेटेड होगी, ठीक है। एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि एक पूरा ब्लॉक है आपका जिसमें कई सारी डिक्लेरेशंस हैं, तो वो सारी डिक्लेरेशंस का कलेक्शन जो होगा वो एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर सराउंडेड होगा। सो किस तरह से लिखी जाती है? पहले आपका सिलेक्टर लिखते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, फिर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेरेशंस लिखते हैं, जैसे ये एक डिक्लेरेशन, ये दूसरी डिक्लेरेशन, और इस डिक्लेरेशन के अंदर आपको मिलेगी प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू, और उनके बीच में ये कोलन, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे आप देखो, जैसे कि सेलेक्टर के तौर पे H1 लिखा गया है, ठीक है, फिर वही कर्ली ब्रेसेस है, प्रॉपर्टी का नाम कलर है, वैल्यू ब्लू है। दूसरी प्रॉपर्टी मतलब दूसरी डिक्लेरेशन में प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट लाइन और वैल्यू है सेंटर। तो यहाँ पे आपका क्या है? ये जो H1 है ये सिलेक्टर है। किसको सेलेक्ट कर रहा है आपका स्टाइल अप्लाई करने के लिए? ये H1 हेडिंग एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है। H1 नाम से एक टैग है ना HTML के अंदर जो हेडिंग्स देने के काम आता है, तो उस टैग पे ये स्टाइल अप्लाई होगा जो आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल डिक्लेरेशंस के तौर पे लिखा है। सो कलर कोलन ब्लू एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन 1, और टेक्स्ट लाइन कोलन सेंटर आपका दूसरी डिक्लेरेशन है। सो दो डिक्लेरेशन है हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर। और यहाँ पे आपका क्या है कि जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि हम चाह रहे हैं कि H1 के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ आए वो उसका कलर ब्लू हो, वो ब्लू कलर में दिखाई दे, ठीक है।
और उसके अंदर जो टेक्स्ट हो वो सेंटर अलाइंड हो, हेडिंग के अंदर वो बिल्कुल बीच में दिखाई दे। ठीक है, सो क्या स्टाइल कर रहा हूं मैं अपने H1 हेडिंग को कि उसका कंटेंट जो है वो ब्लू कलर में दिखे और उसके अंदर जो कंटेंट है वो बिल्कुल बीच में दिखे, सेंटर में अलाइंड हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेलेक्टर हो गया H1, आपका दो प्रॉपर्टीज यूज की आपका दो डिक्लेरेशन में, कलर और टेक्स्ट अलाइन। कलर की वैल्यू है ब्लू, टेक्स्ट अलाइन की वैल्यू है सेंटर, और इन दो डिक्लेरेशन से मिलकर पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक बन रहा है जो H1 का पूरा स्टाइल डिफाइन कर रहा है कि उसको कैसे दिखना चाहिए। तीन तरह से आपका CSS को HTML डॉक्यूमेंट के में यूज किया जा सकता है। किस किस तरह से? एज एन इनलाइन CSS, एज एन इंटरनल CSS एंड एज एन एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होती है? इनलाइन CSS आर डायरेक्टली अप्लाइड ऑन द HTML एलिमेंट्स एज दे आर यूज्ड इनसाइड HTML टैग्स यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। तो इनलाइन CSS लिखने के लिए आपको क्या करना है? जिस भी HTML एलिमेंट पे आपको स्टाइल अप्लाई करना है उसी एलिमेंट के अंदर ही, HTML में ही आपको उस एलिमेंट के अंदर स्टाइल नाम के एक एट्रीब्यूट को यूज करना है और डबल कोट्स के अंदर आपको अपना स्टाइल डिफाइन कर देना है। वही डिक्लेरेशंस लिखनी है प्रॉपर्टी और वैल्यूज के साथ, सेमीकोलन से एक दूसरे से अलग करते हुए। तो यहीं पे ही बता देते हैं, जैसे H1 टैग लिखा और यहाँ लिखा कि हेडिंग चाहिए हेलो वर्ल्ड, तो यहीं पे बता दिया कि इसका स्टाइल चाहिए कि ये रेड कलर में दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो विद इन द HTML टैग ही हम स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पे CSS का कोड लिख देते हैं, वो प्रॉपर्टीज और वैल्यू स्पेसिफाई कर देते हैं जिनके हिसाब से उस पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टाइल होना है। तो ये सबसे आपका प्रायोरिटाइज्ड CSS है इन तीनों में से, आपका इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनलाइन CSS को ही मिलती है। क्या मतलब है प्रायोरिटी का, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। दिस विल ओवरराइड एनी एक्सटर्नल और इंटरनल CSS, क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है तो कहीं पे भी तीनों में से चुनने की बात आएगी तो एक्सटर्नल और इंटरनल को छोड़ के इनलाइन को चुन लिया जाएगा। ये इस पॉइंट का मतलब है। इट इज क्विक टू राइट बट हार्डर टू मेंटेन। लिखना आसान है बिकॉज जहां पे HTML एलिमेंट लिखा वहीं पे ही साथ में आपका उसका स्टाइल भी डिफाइन कर दिया, सो आसान है, लेकिन मेंटेन करना हार्ड है। क्योंकि सपोज करो अगर आपने अपने पेज पे 6 H1 एलिमेंट सपोज करो यूज कर रखे हैं और उसमें हर जगह आपको रेड कलर में ही हेडिंग चाहिए, तो आपको 6 बार ये आपकी चीज रिपीट करनी पड़ेगी बिकॉज ये टैग के अंदर ही लिखी जा रही है इन्फॉर्मेशन, ये जो स्टाइलिंग है ये टैग के अंदर ही डिफाइन हो रही है। सो पहली H1 में भी, दूसरी H1 में भी, इस तरह से 6 की 6 H1 टैग्स में आपको ये चीज रिपीट करनी पड़ेगी। और कभी अगर आपने चाहा कि नहीं रेड में नहीं मुझे ब्लू में दिखाना है तो 6 जगह फिर चेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए ये आपका मेंटेन करना हार्ड है इनको। इंटरनल CSS क्या होती है? आपका इंटरनल CSS आर प्लेस्ड इन द स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन ऑफ एन HTML फाइल। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो इंटरनल CSS है वो आपका HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही हेड टैग के अंदर स्टाइल नाम के टैग के अंदर लिखी जाती है। सो जब आप CSS को अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर हेड सेक्शन में स्टाइल टैग्स की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखते हो तो वो आपका बन जाता है इंटरनल CSS। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, जो प्रॉपर हम सिंटेक्स अभी पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से लिखेंगे। तो पहले सेलेक्टर लिखा कि H1 पे अप्लाई करना है, H1 एलिमेंट को सेलेक्ट करो ये स्टाइल अप्लाई करने के लिए, दैट इज कि उसका कलर जो है वो रेड हो जाए, मतलब जो उसमें कंटेंट लिखा है वो रेड कलर में लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका इंटरनल CSS। उसके बाद आता है आपका एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, ये आपका अलग फाइल में डिफाइन की जाती है। CSS का कोड अलग फाइल में होगा डॉट CSS एक्सटेंशन के साथ आप जिसको सेव करोगे। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो स्टाइल्स डॉट CSS के अंदर पूरा CSS का कोड लिखा गया है और फिर आप उस एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने HTML के साथ कनेक्ट करते हो, लिंक करते हो। किसकी मदद से? लिंक नाम का एक टैग है HTML में, उसको यूज करते हैं और इसके दो एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। एक है आपका ये रिलेशन और एक है ये href। ठीक है, तो REL एट्रीब्यूट में आप बताओगे कि जिस डॉक्यूमेंट को मैं लिंक करने जा रहा हूं उसका रिलेशन मेरे HTML डॉक्यूमेंट के साथ स्टाइल शीट का है, कि मैं एक स्टाइल शीट को लिंक करने जा रहा हूं और उसका नाम, उसका जो आपका पाथ या उसका URL या उसका जो नाम है वो मैं यहाँ पे href एट्रीब्यूट की वैल्यू के तौर पे बता रहा हूँ कि मैं styles.css नाम की एक एक्सटर्नल CSS फाइल को अपने इस HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे HTML डॉक्यूमेंट के एलिमेंट्स को इस एक्सटर्नल CSS फाइल की स्टाइलिंग के हिसाब से स्टाइल कर दो। ठीक है, this is the recommended way to use CSS when you are working on projects with an external style sheet. You can change the look of an entire website or web application by changing just one file. अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंट्रोडक्शन ले रहा था CSS का, वहां पे भी ये पॉइंट हमने पढ़ा था कि अगर आपने एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाई और उसको लिंक कर दिया अपने वेबसाइट के सारे वेब पेजेस के साथ या अपनी वेब एप्लीकेशन के सारे वेब पेजेस के साथ, तो आप उस एक फाइल में चेंज करो, उस चेंज का इफेक्ट आपको हर एक वेब पेज पे देखने को मिलेगा क्योंकि हर एक वेब पेज के साथ वही एक सिंगल फाइल लिंक्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो कि हमने क्या स्टाइल डिफाइन किया है कि जो बॉडी टैग है मेरे HTML का उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए, और बॉडी क्योंकि पूरे वेब पेज को रिप्रेजेंट करता है तो पूरे वेब पेज का कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जिस जिस भी आपका वेब पेज के साथ आप इस एक्सटर्नल CSS को कनेक्ट करोगे उन सभी वेब पेजेस का बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। ठीक है, जहां जहां भी उन वेब पेजेस के अंदर H1 टैग को आपने यूज किया होगा उसमें कंटेंट आपको रेड कलर में दिखाई देगा और लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल्स का मार्जिन लेके दिखाई देगा, मतलब 20 पिक्सल्स का स्पेस देगा वो लेफ्ट साइड में, फिर हेडिंग को स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, उनका क्या इफेक्ट पड़ता है आपका डॉक्यूमेंट पे, वेब डॉक्यूमेंट पे, वेब पेज पे। तो ये थी आपका एक्सटर्नल CSS। देखो बेटा यहाँ पे आपका क्या है कि तीन तरह की CSS हमने पढ़ी, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों तरह की CSS को हमने यूज कर रखा हो अपने वेब पेज में और तीनों CSS में एक ही HTML के लिए, एक ही HTML एलिमेंट के लिए अलग अलग स्टाइलिंग डिफाइन कर रखी हो, तो उस केस में तीनों में से कौन से को फॉलो करेगा आपका
ब्राउजर आपके HTML एलिमेंट को शो करने के लिए, तो वहां पे आपका ये कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह से हमें रिजॉल्व करवाना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम क्या है, पहले इस एग्जांपल से समझो। जैसे कि यहाँ पे तीनों यूज्ड हैं, ये आप देख रहे हो कि कौन किस तरह की CSS है, ये इनलाइन CSS है। ये जो आप देख रहे हो ये किस तरह की CSS है, ये इंटरनल CSS है। और ये जो अलग से एक फाइल के अंदर डिफाइन किया गया है, ये एक्सटर्नल CSS है। तीनों ही में आप देख सकते हो यहाँ पे पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर ही इनलाइन आपको बता रखा है कि स्टाइल जो है वो मुझे मतलब पैराग्राफ में जो भी लिखा है वो ब्लू कलर में दिखना चाहिए। इनलाइन CSS ने कहा कि पैराग्राफ के अंदर जो भी दिखे वो ब्लू कलर में दिखे। इंटरनल CSS ने कहा कि उसके अंदर जो भी दिखे वो ग्रीन कलर में दिखे। एक्सटर्नल CSS ने कहा कि जो भी उसके अंदर दिखे वो रेड कलर में दिखे। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही एलिमेंट के अंदर कंटेंट दिख रहा है वो ब्लू में भी दिख जाए, ग्रीन में भी दिख जाए और रेड में भी दिख जाए? तो इनमें से किसी एक को तो चुनना पड़ेगा, या तो रेड में दिखेगा या ग्रीन में दिखेगा या ब्लू में दिखेगा। तो किसके डिफाइन किए हुए स्टाइल को आपका ब्राउजर यूज करेगा अपने वेब पेज पे कंटेंट को शो करने के लिए, इस पैराग्राफ के कंटेंट को शो करने के लिए? सो यहाँ पे आपका वर्ड जो कैस्केडिंग यूज्ड है आपका इस टॉपिक के अंदर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट में, यहाँ इस वर्ड का सिग्निफिकेंस आता है कि कैस्केडिंग वर्ड क्यों है। स्टाइल शीट्स तो समझ आता है कि हम एक शीट के अंदर स्टाइल इन्फॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन कैस्केडिंग वर्ड का क्या मतलब है, वो इस तरह के जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो वहीं पिक्चर में आता है। सो कैस्केडिंग रेफर्स टू द प्रायोरिटी ऑर्डर दैट ब्राउजर फॉलोज व्हेन अप्लाइंग स्टाइल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। इट नीड्स टू डिटरमाइन व्हिच CSS रूल इज अप्लाइड व्हेन देयर आर मल्टीपल कॉन्फ्लिक्टिंग स्टाइल्स। यही प्रॉब्लम हो रही थी अभी पीछे एग्जांपल में कि स्टाइल्स कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे आपस में। तो यहाँ पे किस तरह से वो ऑर्डर डिसाइड करेगा, ऑल द स्टाइल्स इन अ पेज विल कैस्केड एज पर द फॉलोइंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप पहले भी पढ़ के आए हैं कि इनलाइन स्टाइल को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो अगर तीनों हैं, इनलाइन एक्सटर्नल और इंटरनल तीनों हैं, तो उस केस में आपका इनलाइन स्टाइल में जो डिफाइन होगा उसके हिसाब से चीजें दिखेंगी, एक्सटर्नल और इंटरनल ओवरराइड हो जाएंगे। क्योंकि आपका अगर मैंने स्टाइल शीट नहीं यूज किया तो ब्राउजर का जो डिफॉल्ट स्टाइलिंग है वो अप्लाई होती है। तो ये सबसे लास्ट में ही हमेशा आएगा। तो हम मेनली बात कर रहे हैं यहाँ पे इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल की। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है आपका इनलाइन स्टाइल्स को, और इसके हिसाब से ही HTML एलिमेंट स्टाइल होगा। उसके बाद आपका एक्सटर्नल और इंटरनल में अगर आपस में बात करें तो इनमें से आपका दोनों की इक्वल प्रायोरिटी है, लेकिन किसके हिसाब से आपका एलिमेंट स्टाइल होगा, अगर इन दोनों के बीच में कंपटीशन है तो जो भी बाद में लिखा हुआ होगा उसके हिसाब से स्टाइल होगा। ठीक है, इफ इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड आफ्टर द लिंक, लिंक मतलब वो लिंक टैग जिसके थ्रू हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट को कनेक्ट करते हैं। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बाद में अगर इंटरनल स्टाइल डिफाइंड है तो इंटरनल स्टाइल शीट फॉलो होगी, और अगर एक्सटर्नल स्टाइल शीट बाद में है इंटरनल के तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट के हिसाब से होगी। तो इन दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। तो किस ऑर्डर में लिखे गए हैं आपके फाइल के अंदर उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसको फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे बेटा देखो, जैसे कैस्केड वर्ड का क्या मतलब है कि जैसे सपोज करो कि कोई पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, कोई जलधारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। सो आपका इसी तरह से यहाँ पे भी क्या है कि हमारे HTML डॉक्यूमेंट में, हमारे जो वेब पेज हमने बनाया उसमें स्टाइल्स डिफाइंड हैं। तो ऊपर से नीचे की तरफ आपका स्टाइल्स कई सारे डिफाइंड हैं। तो इस ये आपका नीचे आते आते ये पानी की धारा जहां जिस लास्ट स्टाइल से टकराएगी उसके हिसाब से आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो आपका वेब पेज है, वो स्टाइल होगा। ठीक है, सो ये S1 जो है इसको छोड़ के वो S2 को फॉलो करेगी, अगर S2 है बाद में, ये नहीं है तो S3 को फॉलो करेगी। ठीक है, ये नहीं है तो आपका S4 को फॉलो करेगी, उसके बाद S5 है तो उसको फॉलो करेगी। तो मतलब जो भी लास्ट में इसको मिलेगा उसको ये फॉलो करेगी। लेकिन और आप देखते हो कि जब हम वेब पेज में भी डिफाइन करते हैं तो क्योंकि इनलाइन स्टाइल आपका एलिमेंट के साथ ही लिखा जाता है तो वो सबसे लास्ट में ही मिलता है। और इंटरनल एक्सटर्नल में ऑलरेडी हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं कि जो बाद में दिखेगा वही उसके हिसाब से वो स्टाइल होगा। ठीक है, तो ये कैस्केडिंग का मतलब है यहाँ पे। ये कोड हमने पूरा लिख के देखा था आपका जब हम लेक्चर्स में टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। सो अभी क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं तो यहाँ पे पूरा कोड मैं दोबारा नहीं लिख सकता, लाइन बाय लाइन मैंने कोड लिख के आपका एक्सप्लेन किया है लेक्चर के अंदर। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिवीजन के टाइम पे हम एक बार इस कोड को एडिटर में खोल के, ये विजुअल स्टूडियो कोड है जिसके अंदर मैंने कोड लिखा हुआ है, लेक्चर 1 का ये पहला कोड 1 है, इसको मैंने पूरा लिखा हुआ है, इसको हम रन करके जरूर देख सकते हैं कि कैसा इफेक्ट आता है। तो ये ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा और हमें समझ भी आ जाएगी कि कौन सी चीज कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो इस कोड में आप देखो कि आपका एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी है, इंटरनल स्टाइल शीट भी है और इनलाइन स्टाइल शीट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस कोड को रन करूं, अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो हेडिंग है ये रेड कलर में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने इनलाइन स्टाइल के तौर पे लिखा है कि इसका कलर रेड हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने पैराग्राफ के लिए भी लिखा है कि इसका कलर ब्लू हो जाए। ठीक है, सो ये कलर ब्लू हो गया। लेकिन आप देखो कि पैराग्राफ के लिए इंटरनल स्टाइल शीट भी कह रही है कि कलर ग्रीन हो जाए। और आपका एक ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो यहाँ पे लिंक्ड है इस वेब पेज के साथ, ये वाली आपका स्टाइल शीट है, इसके अंदर भी मैंने कह रखा है कि आपका जो पैराग्राफ का कलर है वो रेड हो जाए। सो ये कह रही है रेड हो जाए, ये कह रही है आपका ग्रीन हो जाए, ये कह रही है ब्लू हो जाए, लेकिन लास्टली आप देख रहे हो कि है कैसी, वो ब्लू है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इनलाइन स्टाइल को प्रायोरिटी दी गई और बाकी दोनों को छोड़ के, एक्सटर्नल को छोड़ के, इंटरनल को छोड़ के, इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देके इसके रूल के हिसाब से पैराग्राफ को ब्लू में दिखा दिया गया। ठीक है, अगर मैं सपोज करो इसको यहां से हटा दूं, मैं इनलाइन CSS को इस आपका कोड में से हटा रहा हूं, सो इसके हटाने पे अब आपके पास दो ही बचे, एक इंटरनल स्टाइल शीट जिसमें कलर ग्रीन बता रखा है और एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट जिसके अंदर आपका रेड बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका किसके हिसाब से ये वेब पेज जो है आपका अब इस पैराग्राफ को दिखाएगा,
यहाँ पे हल्का से मैंने इस एक्सटर्नल स्टाइल शीट का नाम चेंज किया है तो आपको कंफ्यूजन ना हो, इस वजह से मैं एग्जैक्टली यही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, L1C2 style.css जो ये फाइल का नाम है, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे यही लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ डिफाइन किए गए रूल्स के हिसाब से इसको आपका स्टाइल करना चाहिए, लेकिन दोनों में आप कॉन्फ्लिक्ट है। इंटरनल स्टाइल कह रहा है कि ग्रीन में दिखना चाहिए और ये कह रही है कि रेड में दिखना चाहिए। तो फाइनली अगर मैं इसको सेव करूँ और इधर ब्राउजर को रिफ्रेश करूँ तो आप देख रहे हो कि ये ग्रीन कलर में आ रहा है। मैं इसको जूम करूँ तो ये आप देख सकते हो साफ साफ कि ग्रीन कलर में आ रहा है। तो ग्रीन कलर में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ये पहले लिखा गया, लिंक टैग पहले लिखा गया है, एक्सटर्नल स्टाइल शीट को पहले लिखा गया है, पहले लिंक किया गया है, उसके बाद में इंटरनल स्टाइल शीट ये स्टाइल टैग्स के बीच में लिखी गई है। तो बाद में क्योंकि इंटरनल स्टाइल शीट आ रही है तो इसके हिसाब से इसने इसको स्टाइल कर दिया। इसी में ही अगर मैं इसको उठा के यहाँ से कट करूँ और एक्सटर्नल स्टाइल शीट के ऊपर ले जाऊँ, यहाँ कर दूँ इसको, ठीक है, सो उस केस में आपका क्या है कि ये एक्सटर्नल